When we started discussing about the conversion of states of matter, we discussed about a term vaporization. What is vaporization? It is the conversion of liquid into vapor at its boiling point. What is boiling point? You understand? Boiling point is the temperature at which the liquid gets converted into vapor. तो इसका मतलब यह हुआ कि वेपोराइजेशन वो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस है जो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट भी पॉसिबल है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे आसपास हैं जो हमने डिस्कस किए कि हम देखते हैं कि जो हमारे क्लोथ्स हैं वो अगर हमने सुखाने हैं तो हम बाहर उनको फैला करके सुखा देते हैं। कपड़े धोने के बाद उनको निचोड़ते, उसको ऐसा फैला करके और एक वायर पे सुखा देते हैं। क्या होता है? थोड़े टाइम बाद वो सूख जाते हैं, उसके अंदर का वाटर इवापोरेट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ। तो आज हम इवापोरेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इवापोरेशन इज द फिनोमेना which is actually the conversion of liquid into vapor below its boiling point. हाँ, फर्क है एज कंपेयर टू वेपोराइजेशन, क्योंकि वेपोराइजेशन जो था वो एक बल्क फिनोमेना था। बल्क फिनोमेना का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंटेनर में जितने भी पार्टिकल्स, कोई लिक्विड एक किसी कंटेनर में भरा हुआ है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स उस लिक्विड के हैं, ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम इसको कहते हैं दिस इज अ बल्क फिनोमेना। वेपोराइजेशन इज अ बल्क फिनोमेना। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द कंटेनर विल पार्टिसिपेट। वाई? बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू देम। जैसे आपने एक बीकर लिया और उसको आपने हीट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर। सो वॉट एवर द हीट इज प्रोवाइडेड टू द बर्नर विल बी टेकन अप बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर फिल्ड इन साइड द बीकर एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हम बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम विल इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट इनफ टू मेक देम लीव द सरफेस ऑफ वाटर। सो दे विल रीच फ्रॉम द बॉटम। अगर कोई पार्टिकल बॉटम पे है और उसने इतनी काइनेटिक एनर्जी, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी उसने गेन कर ली है कि वो सरफेस ऑफ वाटर को लीव कर सकता है, तो वो सरफेस तक जाता है और लीव कर देता है। वेपोराइजेशन at boiling point, all the particles are participating, so vaporization is a bulk phenomena. But evaporation is a surface phenomena. Evaporation में from the below no heat is being provided. The water surface or the liquid surface is exposed to surroundings. It is exposed to the temperature being supplied by the sun. It is exposed to the winds around, and only surface particles are eligible for the process of evaporation. Why? Because only they are exposed to the surroundings. They can gain energy from outside and they will increase their kinetic energies and they will only leave the surface. The particles below the surface do not have anything to do with that. They are not increasing their kinetic energy. There is no reason why they will increase their kinetic energies. तो आप देखो कि हमारे सराउंडिंग्स में हम इवापोरेशन कितनी जगह देखते हैं। हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में कि कहीं किसी गड्ढे में बारिश के बाद पानी भरा हुआ है, वो थोड़े टाइम बाद गायब हो जाएगा। हाँ, हमारे घर में सफाई होती है, जब उसमें पोछा लगता है, मॉप लेकर के आप क्लीनिंग करते हो तो आप उसको फैला देते हो। ठीक है, फैला देते हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज हो जाए टू द सराउंडिंग्स और फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इवापोरेशन। हाँ, कपड़े सुखाने की बात हमने कर ही ली। हमने देखा कि हमारी बॉडी पर स्वेटिंग होती है। जब हम खास करके कुछ विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी पे स्वेटिंग होने लगती है और वो स्वेट जो होता है वो हमारी बॉडी से हीट लेकर के और उड़ जाता है। हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। तो आज की क्लास में हम इवापोरेशन और इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो एज द टाइम परमिट्स हम एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ इवापोरेशन की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो।
तो इवेपोरेशन का यूं तो आप मतलब समझ गए, हमने जो बात करी इवेपोरेशन की, कि इवेपोरेशन होता क्या है, दैट इज़ अंडरस्टूड। हम कह रहे थे कि जिस तरह से कपड़े सुखाते हैं हम, तो हम एक वायर पर इनको लटका देते हैं कपड़ों को और सबको फैला करके लटकाते हैं, सो दैट द मैक्सिमम वाटर इनसाइड द क्लोथ्स आर इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स। वो विंड को भी एक्सपोज हो, वो सनलाइट को भी एक्सपोज हो। आपने महसूस किया होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके पेरेंट्स का तो ज़रूर होगा, कि जब बारिश के दिन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और बहुत ह्यूमिड होता है सब तरफ, और आप बाहर सनलाइट नहीं है, तो हम उसको कपड़ों को अंदर सुखा देते हैं फैला करके, और कई बार फ़ैन ऑन कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि फ़ैन ऑन कर दिया जाता है। या ऐसे टाइम पर जब पानी सब तरफ बिखरा हुआ है, आपने सब सफाई की है बहुत ज़्यादा, और आप चाहते हो कि फ्लोर जल्दी से जल्दी सूख जाए, तो भी आप फ़ैन ऑन कर देते हो, है ना। तो हम इवेपोरेट करने की कोशिश करते हैं अनवांटेड वाटर को बाय डूइंग ऑल दिस। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि किस तरह से क्लोथ्स जो होते हैं उनको सुखाया जाता है, एक्सपोज किया जाता है वाटर को टू द सराउंडिंग, सो दैट इट कैन गेट इवेपोरेटेड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा इवेपोरेशन का जो आइडिया है, दैट इज चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बात अच्छे से याद कर लो। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज कि व्हाई इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। हम क्या बात कर रहे हैं कि दिस इज सपोज अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। जो ब्लू कलर से दिख रहा है सरफेस, वो वाटर का है। देयर आर सम पार्टिकल्स विच आर एट द सरफेस। ये जैसे पार्टिकल्स हमको जो दिखाई दे रहे हैं, दे आर एट द सरफेस। ये सरफेस पर है। ये सब सरफेस पार्टिकल्स हैं। एंड द पार्टिकल्स बिलो, ये पार्टिकल्स जो है दे आर बिलो द सरफेस। सो टू द सराउंडिंग्स, अब अगर हवा चलती है, अगर यहाँ पे हवा चलती है, तो हवा भी इन पार्टिकल से टकराएगी। अगर सनलाइट आती है और वो टेम्परेचर बढ़ाती है, तो वो भी सरफेस के पार्टिकल्स का ही बढ़ाएगी, बिकॉज सरफेस पार्टिकल्स आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, दे आर exposed to the surroundings, so all the factors would affect directly to the surface particles only. That is why we say that only surface particles are eligible to leave the surface during the process of evaporation, by increasing their kinetic energy. बाहर कितनी भी तेज हवा चले, बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, the particles which are below the surface are not affected as much as the particles at the surface. तो सरफेस के पार्टिकल्स इजीली अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके और सरफेस को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, ये इवेपोरेशन है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। ये एक सरफेस फिनोमिना है। ओनली सरफेस पार्टिकल्स आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन इवेपोरेशन। द पार्टिकल्स बिलो द सरफेस आर नॉट एलिजिबल टू टेक पार्ट इन इवेपोरेशन। तो क्या होगा कि सरफेस पार्टिकल्स हम देखेंगे कि अपनी एनर्जी बढ़ा करके यहां से बाहर निकल जाएंगे, लाइक दिस। नीचे वाले पार्टिकल्स दे रिमेन unaffected and the surface particles leave the surface. This is evaporation. So a small fraction of particles at the surface are having higher kinetic energy. These particles are able to break the forces of attraction of other particles. दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो बॉन्ड है उनका, उसको ब्रेक करके, इतनी एनर्जी जब उनकी हो जाती है, नीचे के पार्टिकल्स उनको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, जब उनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो अपना और नीचे वाले पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर पाते हैं, तो दे गेट फ्री टू मूव इनटू द सराउंडिंग्स। तो नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अगर हम देखें
तो देयर आर सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। हाँ, बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? सरफेस एरिया। अब देखो, सरफेस एरिया का क्या मतलब कि वाटर का सबसे ऊपर वाला, जैसा अभी हमने देखा, सबसे अपर साइड का, अपर पार्ट, अपर सरफेस ऑफ द वाटर, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस एरिया है। आपके पास एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास एक कंटेनर है इस तरह का नैरो, जिसका सरफेस एरिया लिमिटेड है। एक दूसरा कंटेनर ऐसा है इतना बड़ा, हाँ, जिसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है। सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट द particles at the surface are more in this container as compared to this container। हाँ, यहाँ पे बहुत लिमिटेड पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पे है, और ये क्योंकि बड़ा सरफेस, आप समझो यही वाटर आप ज़मीन में गिरा दो, फ्लोर पे गिरा दो, तो सारे पार्टिकल्स सामने आ जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। एंड व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स at the surface will be more, then the rate of evaporation will also be more। तो the rate of evaporation is directly proportional to the surface area। हम जो मॉप से पानी फैलाते हैं फ्लोर पे, what we do, we enhance the surface area only। जो कपड़े आप फैला करके सुखाते हो, कपड़े का कोई ऐसा लड्डू बना के सुखाता है क्या? हाँ, कपड़ा धोया और ऐसा गोल गोल करके रख दिया कि चलो सूख जाएगा, ऐसा थोड़ी करते। हम उसको फैला करके सुखाते हैं, so that the surface area can be increased and the water particles at the surface can be maximized। अगर ऐसे में धूप भी होगी, हवा भी होगी, तो और भी आसानी से सूखेंगे कपड़े। हाँ, तो सरफेस एरिया का मैक्सिमाइज होना रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए अच्छा है। हम इस बात को एक टाइम लैप्स वीडियो से समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ टाइम लैप्स वीडियो हम इसको समझेंगे। 2-3 एक्चुअली वीडियोस है इसमें। टाइम लैप्स वीडियो आप समझते हो कि नहीं, कि वीडियो को रिकॉर्ड तो किया गया एक बहुत लंबे समय तक, लेकिन उसको फास्ट फॉरवर्ड करके कम समय में दिखा दिया गया, जिससे कि होने वाले चेंजेस, जनरली जो बहुत स्लो चेंजेस होते हैं, वो हमको विजिबली पता चल जाए। जैसे कि कोई फ्लावर ओपन अप होता है, खिलता है, तो उसको ओपन अप होने में टाइम तो बहुत लगा होगा, कैमरा लगा के रख दिया और उनका बहुत लंबा वीडियो करके फिर उसको टाइम लैप्स कर दिया, उसको बहुत छोटे से टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये उसी तरह का वीडियो कि एक पॉट होल है जहाँ पे एक सड़क पे पानी भरा हुआ है बारिश के बाद का, हाँ, और हम उसका टाइम लैप्स वीडियो कि वो पानी किस तरह से गायब हो जाता है उसको देख रहे हैं, है ना। तो इधर ये जो क्लॉक दिखाया है, ये टाइम की स्पीड बता रहा है कितनी तेज़ी से जा रहा है। कुछ सेकंड्स में ही 5 मिनट पूरे हो गए। फिर ये 15 मिनट्स का विंडो है बेसिकली, 15 मिनट तक उसको ऑब्जर्व किया। नाउ लेट्स स्प्रेड आउट द पडल विद अ ब्रूम। अगर इसको फैला दिया जाए, झाड़ू लेकर के इसको फैला दिया जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमने वही 15 मिनट के लिए देखा पहले तो कि उसको एक पड्डल में रखा हुआ है, अब 15 मिनट के लिए वो झाड़ू से फैला दिया, तो हमने देखा कि ये बहुत तेज़ी से सूख जाता है। दिस इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू से कि विद द हेल्प ऑफ अ मॉप हम उसको सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ा देने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस मैक्सिमाइज हो जाता है, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस मैक्सिमाइज हो जाता है तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाने की वजह से आपने देखा किस तरह से वो जल्दी से गायब हो गया। इवेपोरेशन occurs faster when the water is spread out, यानी when the surface area is maximized। ये हमारा कंक्लूजन भी हो गया। स्वीपिंग आउट द वाटर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर। दिस कॉजेज मोर वाटर टू एयर कॉन्टैक्ट, देयरफॉर मोर इवेपोरेशन occurs। More importantly, this occurs because the more particles are now exposed to the atmosphere। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स हवा के कांटेक्ट में आएंगे उतना ज़्यादा वो वेपर में कन्वर्ट होगा। हाँ, 2 अलग अलग बीकर्स हैं, देखो
दोनों में पानी भरा हुआ है। हाँ, इन दोनों बीकर में 200 ml ऑफ वाटर है। इन दोनों को एक पडल में और एक को स्प्रेड आउट बैक टू बैक रख के कंपेयर कर रहे हैं, है ना। ये पडल मतलब एक छोटा सा गड्ढा है सड़क पे, दोनों बीकर में पानी बराबर था, एक के पानी को यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, दूसरे को यहाँ पे इस तरह से एक पडल में डाल दिया, और अब इसकी रिकॉर्डिंग करके और इसका टाइम आउट वीडियो बना रहे। हम देखते जाएंगे कि ये तो वैसा का वैसा है, लेकिन ये देखते देखते गायब होता जा रहा है ना। ये जो है ये गायब होता जा रहा है, आप देखो ये सब उड़ गया, हाँ, इवेपोरेट हो गया। तो दिस क्लियरली शोज कि when surface area is more, then the rate of evaporation is more. So we say that the surface area is a factor which helps the evaporation to increase. In other words, we say that the rate of evaporation is directly proportional to the surface area. ठीक है, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर बेसिकली किसी भी सरफेस पर अगर सनलाइट डायरेक्टली आ रही है, बाहर से उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो बेसिकली जो सनलाइट है वो इन पार्टिकल्स पर, सरफेस के पार्टिकल्स पर गिरेगी। इट इज द लाइट एनर्जी। सन इज पासिंग द टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, लाइट एंड हीट। तो बिकॉज ऑफ दैट हीट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस पार्टिकल्स विल इंक्रीज एंड दे विल स्टार्ट मूविंग अप। हाँ, उनकी काइनेटिक एनर्जी जब इतनी हो जाएगी कि वो यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं विद द पार्टिकल्स बिलो द सरफेस, उनके साथ जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स के साथ उन बॉन्ड्स को ब्रेक करके और सरफेस को छोड़ करके चले जाएंगे ऊपर। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसे बोलते हैं कि द फैक्टर टेम्परेचर, कि जब आप टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करोगे तो सरफेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो बहुत इजीली सरफेस को छोड़ करके जाने लग जाएंगे, है ना। तो दे विल लीव द सरफेस। ये हैं, ये सब सरफेस को छोड़ करके क्यों चले जाएंगे? बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई है, उन्होंने सरफेस को छोड़ दिया। दिस इज अ सरफेस फिनोमेना। तो इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। ये रीज़न आपको पता रखना है। ये तो आपको पता चल गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये भी आपको पता चल गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बट एट द सेम टाइम आपको ये लिखना भी आना चाहिए, हाँ, कि वाई? बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस पार्टिकल्स बढ़ती है। हाँ, ऐसे सरफेस एरिया में क्या बोला हमने कि जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये फैक्टर नंबर 2 अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फिर विंड स्पीड की बात करते हैं। विंड स्पीड मतलब हवा की स्पीड। विंड स्पीड, तो हवा जब चलती है तो विंड हैज इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी, है ना। कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो इट हैज़ इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये एनर्जी जिससे टकराती है, ये एयर जिससे टकराती है, जिस भी चीज़ से टकराएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगी। हम देखते हैं ना, जब बहुत आंधी तूफान होता है तो अगर कुछ कपड़े सूख रहे हैं तो वो कपड़े उड़ने लगते हैं। जिस चीज़ से हवा टकराती है, पेड़ से टकराती है, पेड़ हिलने लगता है। हाँ, हवा हर चीज़ को मूव करने लगती है जब बहुत तेज़ चलती है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो जब विंड
विंड वेलोसिटी या विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं ओनली दे विल कम इन कांटेक्ट विद द विंड। नीचे वाले पार्टिकल्स को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हवा ऊपर कितनी भी चल रही हो नीचे वाले तो नीचे हैं, बिकॉज विंड इज़ नॉट हिटिंग देम, बट विंड इज़ कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पार्टिकल्स एट द सरफेस। तो जब वो सरफेस पार्टिकल्स पर हिट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। हाँ, विंड increases the energy of the particles at the surface, and higher the wind velocity, more will be the kinetic energy of the surface and more will be the evaporation. So rate of evaporation is directly proportional to wind velocity or wind speed also. Higher the wind speed, more will be the rate of evaporation. इसलिए हम कपड़े सुखाने के लिए अपने रूम में पंखा चला देते हैं, या गीला फ्लोर है उसे सुखाने के लिए हम पंखा चला देते हैं। हाँ, हवा के साथ पार्टिकल्स भी अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके उड़ जाते हैं। हाँ, तो कंसेप्ट इज इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surroundings. हाँ, समझ में आती है ना ये बात। अब एक चीज़ और बच गई बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। हाँ, एयर में वाटर वेपर्स होते हैं। हाँ, एयर जो है दैट इज़ अ मिक्सचर, ये बात हमको क्लियर रखनी चाहिए अपना कंसेप्ट कि एयर इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन 79% अप्रॉक्सीमेटली है, 20 to 21% ऑक्सीजन है, तकरीबन 1% आर्गन है, और उसके अलावा बाकी सब चीज़ें हैं बिलो 1% में, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस, बहुत तरह तरह की गैसेस हो गई जो बहुत थोड़े से क्वांटिटी में मिलती हैं। फिर आप जैसे देखते हो ये आपका मॉइस्चर या वाटर वेपर जो है, तो वाटर वेपर भी थोड़ा सा होता है हवा में। हाँ, ये समझने की ज़रूरत है दो बातें। पहली बात तो ये कि जो मॉइस्चर है, वाटर है, वो वेपर की फॉर्म में, मॉइस्चर की फॉर्म में एयर में रह सकता है। एयर holds this water with this in small quantity. And number 2, more important thing, that this amount of water which the air holds is limited. यानी air can hold a limited amount of water in it. उससे ज़्यादा वाटर एयर में नहीं आ सकता। उससे ज़्यादा अगर एयर में वाटर आएगा तो फिर वो गिर जाएगा, निकल जाएगा बाहर, बारिश हो जाएगी, है ना। ये समझने की ज़रूरत है। तो एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। जैसे बारिश के दौरान बारिश हुई है तो बहुत वाटर हो सकता है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, और जब बहुत ड्राई वेदर है, हॉट वेदर है, और उस समय मतलब ड्राईनेस खास करके जो प्लेन्स होते हैं, क्योंकि जैसे जो लोग कोस्टल एरियाज़ में होते हैं उन लोगों को शायद ये बात समझ में ना आए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा ही होती है हमेशा, क्योंकि वो तो कोस्टल एरिया में है, वहाँ पे इवेपोरेशन हमेशा ओशन की सरफेस से होते रहता है। तो ओशन की सरफेस से अगर होता रहेगा इस तरह से तो ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। लेकिन जो लोग राजस्थान में रहते हैं या अदर प्लेन्स में रहते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली कम होती है, खास करके गर्मी के दिनों में ड्राई वेदर हो जाता है, हाँ, तो वो उस समय एयर में वाटर की क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ वेपर कम होती है। तो एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग दिन बदलता रहता है। तो हम जब वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो उसमें जिस तरह से मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर की बात होती है, वैसे ह्यूमिडिटी की भी बात होती है। और ह्यूमिडिटी की बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है वेदर के कंटेक्स्ट में कि उससे हम फोरकास्ट कर पाते हैं कि रेन पॉसिबिलिटी कितनी है। वो कह देते हैं इतना %, रोज़ का आप आजकल तो ऑनलाइन दिखता है, तो आप किसी भी वेदर ऐप को खोल करके और देखो तो उसमें वो ह्यूमिडिटी भी छोटा सा लिखा रहता है और उसमें चांसेस ऑफ रेनफॉल भी लिखा रहता है परसेंटेज में, है ना। तो इवेपोरेशन जो है उसको ह्यूमिडिटी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर।
कितना वाटर उसने उस समय होल्ड कर रखा है। तो अब ये जाहिर बात है कि अगर वाटर की सरफेस के ऊपर जो एयर है, उस एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स जब जाएंगे तभी हम कहेंगे कि इवेपोरेशन हुआ, और वो तब जाएंगे जब एयर विल एक्सेप्ट दिस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हाँ, अगर एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर है, उसमें वाटर वेपर ऑलरेडी उतने हैं जितने वो होल्ड कर सकता है, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। या अगर इन अदर वर्ड्स हम बोलें कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन उतना नहीं होगा जितना ड्राई वेदर में होता है। ड्राई वेदर में एयर में वाटर वेपर मिनिमम होते हैं, तो द टेंडेंसी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर और एक्सेप्ट वाटर फ्रॉम एनी वाटर बॉडी विल बी मोर। लेकिन अगर ये बात आप किसी ह्यूमिड एरिया में सोचो कि कोस्टल एरिया है जैसे, और वहाँ पे बिल्कुल वाटर वेपर खूब सारे हैं, हाँ, तो उन वाटर वेपर्स को ऑलरेडी वाटर वेपर क्योंकि एयर में है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन नेचुरली डाउन हो जाएगा। एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो होगी एयर की ऐसी कंडीशन में वाटर वेपर की वो कम होगी, इस वजह से इवेपोरेशन कम होगा। तो ह्यूमिडिटी एक ऐसा अकेला फैक्टर है which is inversely proportional to the rate of evaporation। मतलब rate of evaporation is inversely proportional to humidity। ज़्यादा ह्यूमिडिटी मतलब कम evaporation। हाँ, ज़्यादा ह्यूमिडिटी मतलब कम evaporation, कम ह्यूमिडिटी यानी ड्राई वेदर मतलब ज़्यादा evaporation। तो ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जब ऊपर एयर में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स हैं तो एयर का टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वाटर फ्रॉम वाटर सरफेस विल बी लेस। सिंपल बात है। हाँ, यहां से कम पानी जाएगा अगर एयर में ऑलरेडी है तो। हाँ, कम वाटर पार्टिकल्स सरफेस को लूज करेंगे अगर एयर में ऑलरेडी वाटर है तो ध्यान से पढ़ो, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. So, out of the four factors, this is the one factor। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ, जो कि नेगेटिव है इवेपोरेशन के लिए। हम कहते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ऑन अ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर द रेट ऑफ क्लोथ्स ड्राइंग वुड बी लेसर। ह्यूमिड डे को जब बारिश हुई है और ऐसा मौसम है कि जिसमें मतलब आपका पसीना भी बहुत आ रहा है आपको, हमारा पसीना भी आसानी से नहीं सूखता एक ह्यूमिड डे को। जो लोग नॉर्थ इंडिया के लोग हैं और कोस्टल एरियाज़ में चले जाते हैं गर्मी के दिनों में, उनका पसीना बड़ा परेशान होते हैं वो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है जिसकी उनको आदत ही नहीं होती है ना। एंड दिस इज़ नेचुरल बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन वहाँ पर कम है क्योंकि वहाँ पे वेदर ह्यूमिड है। हाँ, इससे जुड़े कई सारे क्वेश्चंस हैं, हम आगे बात करेंगे। एक ऐसा जैसे क्वेश्चन आता है कि डेजर्ट कूलर जो है वो नॉर्थ इंडिया में तो काम करते हैं लेकिन किसी कोस्टल एरिया में डेजर्ट कूलर्स बिकते नहीं हैं, हमने उसका नाम ही डेजर्ट कूलर रखा हुआ है। तो वो एक ह्यूमिड वेदर को, मतलब हमारे यहाँ भी एक कूलर एक ह्यूमिड वेदर पे अच्छे से काम नहीं करता, अच्छे से कूलिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये बात हम आगे समझने की कोशिश करेंगे विथ सम इलस्ट्रेशंस। तो द कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन मस्ट बी क्लियर। हाँ, एक बात हमने कर ली है इवेपोरेशन की। क्या बात की है? इवेपोरेशन डिफाइन करो, पॉज करो, बोलो, प्ले करो, देखो। इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। At any temperature below its boiling point, if conversion of liquid into vapor होता है तो that is known as evaporation। Evaporation is a surface
phenomena, यानी only surface particles take part in the process of evaporation. The particles below the surface will not participate in it. Factors affecting evaporation, उसमें हमने नाम लिया सरफेस एरिया का. Higher the surface area, more will be the rate of evaporation. The second factor was temperature. Higher the temperature, more will be the rate of evaporation. The third was wind speed या wind velocity. Higher the wind velocity, more will be the rate of evaporation. And the fourth is humidity. Higher the humidity, lesser will be the rate of evaporation. 3 factors directly proportional to rate of evaporation is directly proportional to surface area, temperature and wind velocity, and inversely proportional to the humidity. क्लियर है ये चीज़? अब जब ये चीज़ क्लियर है तो हम इसके आगे थोड़ी सी और बात करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, दैट इज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन ऑलवेज हैव अ कूलिंग इफेक्ट. मतलब क्या हुआ, इवेपोरेशन जब किसी सरफेस से होता है तो वो सरफेस ठंडी हो जाती है. एग्जाम्पल, हमारी बॉडी पे जो स्वेट होता है, स्वेट हमारी बॉडी पर कब आता है? जब या तो हमने बहुत एक्सरसाइज करी हुई है या अदरवाइज हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की हुई, लेकिन जिस सराउंडिंग में हमें वहाँ गर्मी बहुत है. तो ये बात समझो कि आवर बॉडी हैज़ अ मैकेनिज्म दैट इज़ ऑब्वियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. हमारे ब्रेन में एक थर्मोस्टैट है. थर्मोस्टैट मतलब हीट को स्टेबल रखने वाला एक सेंटर है. आप 10th क्लास में आओगे तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में. लेकिन ये जो हमारा ब्रेन का जो थर्मोस्टैट है, हम इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है. हाँ, बाय स्टिमुलेटिंग द स्वेट ग्लैंड्स. देयर आर स्वेट ग्लैंड्स बिलो द स्किन. हमारी जो एपिडर्मिस है उसके नीचे जो डर्मल लेयर है वहाँ पर ग्लैंड्स हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम उसको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं. तो स्वेट ग्लैंड्स में कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम उसमें वाटर होता है. और ये वाटर या ये स्वेट हमारी बॉडी पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आता है उस समय जब बहुत गर्मी हमें लग रही होती है या बहुत एक्सरसाइज कर चुके होते हैं हम. हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रहना चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स. हमारा पूरा सिस्टम ठीक से काम करे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर रहे. अगर वो इसके नीचे जाता है तो भी और इसके ऊपर चला जाता है तो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से काम करना बंद कर देंगे, है ना. टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं फीवर है. और हम उस फीवर को नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं आर्टिफिशियली, हम उसको मेडिसिन दे करके. लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर बार बार चेंज होता है. क्यों चेंज होता है? क्योंकि हो सकता है आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हुई हो और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आपने काम में नहीं ली है वो हीट में कन्वर्ट हो गई है. तो आपकी बॉडी पे वो हीट आ जाएगी और जब आपकी बॉडी में हीट आ जाएगी तो हमारा ब्रेन जो है वो ये काम करने लग जाएगा. हमारा जो थर्मोस्टैट है, हाइपोथैलेमस जो हम बोल रहे हैं, वो ये काम करने लग जाएगा कि वो स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा और स्वेट ग्लैंड्स अपनी स्वेट को रिलीज़ करेंगी. तो हमारी सरफेस पर, बॉडी सरफेस पर स्वेट के स्मॉल ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और फिर देर तक अगर ये गर्मी वाला फेज़ हम महसूस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्वेट जो है वो तो बहने लग गया, है ना. हम गर्मी के दिनों में खेलते हैं तो हमको जल्दी पसीना आ जाता है ना, और वो पसीना हमारी बॉडी पे बहने लगता है, इतना पसीना आ जाता है. अब ये जो स्वेट है
ये हमारी बॉडी की जो सरफेस पर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है और वेपर में बदल के चला जाता है, उड़ जाता है। मतलब उसने हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, चला गया। तो उसने क्या किया, हमारी बॉडी को ठंडा छोड़ दिया। हाँ, द स्वेट ड्रॉपलेट्स absorb the heat from the body surface leaving the and get evaporated leaving the body cool। तो हमारी बॉडी को ठंडा कर दिया, हमारी हीट को लेकर के उड़ गया, इवापोरेट हो गया। हाँ, आप अगर अपनी बॉडी पर किसी एक पार्ट पे, अपने पाम पर आप परफ्यूम डाल देते हो, आप सबका एक्सपीरियंस होगा कि परफ्यूम जब हम अपनी बॉडी पे डालते हैं तो वो जगह ठंडी हो जाती है। ओनली दैट प्लेस वेयर यू स्प्रेड द परफ्यूम, वो जगह ठंडी हो जाती है। सिर्फ वो जगह ठंडी क्यों होती है? क्योंकि सिर्फ उस जगह की हीट को एब्जॉर्ब करके ये जो परफ्यूम है, जो कि एक वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो, हाँ, तो थोड़ी सी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए उसको, वो आपकी बॉडी दे देती है और वो उसे लेकर के उड़ जाता है ना, वो उस हीट को लेकर के उड़ जाता है, लीविंग दैट सरफेस कूल। ये कूलिंग इफेक्ट है। हमको फीवर आता है, आपके डे टू डे लाइफ से एग्जांपल दूंगा, आपकी बुक में चाहे ना हो ये, लेकिन आपको जब फीवर आता है तब क्या होता है? गीली पट्टी एक कपड़े की रख देती है आपकी मम्मी आपके सिर पे, हाँ, फिर हटाती है, फिर गीला करती है, फिर वापस से रख देती है। तो ये गीला जो ये आपने रखा है, एक कपड़े का टुकड़ा गीला करके आपने अपने फोरहेड पे रखा है, ये क्या कर रहा है? इट इज़ एब्जॉर्बिंग द हीट। हाँ, इससे जो लिक्विड रह गया वो लिक्विड इस हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हैज़ कूलिंग इफेक्ट, और इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट जो है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सराउंडिंग्स में हमको मिल जाएंगे, जिससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि गर्मी के दिनों में वाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द सरफेस, छत पे लोग बाग पानी छिड़क देते हैं गर्मी के दिनों में, शाम के टाइम पे, हाँ, या किसी और ओपन घर के सामने पानी छिड़क देते हैं, पाइप लेकर के पानी गिरा देते हैं। क्या करता है वो पानी? वो पानी जो है उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करता है, इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट हो गया। सरफेस ठंडी क्यों हो गई? क्योंकि आपने जो पानी सरफेस पे डाला, उस पानी ने सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब किया और उसको एब्जॉर्ब करके वो उड़ गया। तो हमने आज इवेपोरेशन और एवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात की। हम बात करने लग गए कि कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन भी होता है। इवेपोरेशन इनफैक्ट ऑलवेज हैव कूलिंग इफेक्ट। तो कल की क्लास will be completely dedicated on the questions associated to cooling effect of evaporation, जिसमें हम देखेंगे कि on a humid in a humid weather डेजर्ट कूलर क्यों नहीं काम करता, डेजर्ट कूलर एक्चुअली काम करता कैसे है, करता क्या है वो जो ह्यूमिड वेदर में नहीं कर पा रहा है। या हमको बहुत गरम गरम चाय पीनी है तो उसको सॉसर में डाल के, एक प्लेट में डाल के पीने से वो जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है, हम आसानी से क्यों पी पाते हैं? हाँ, आपने सब महसूस किया होगा। कॉटन क्लोथ्स क्यों प्रेफर्ड हैं गर्मी के वेदर में, कॉटन क्लोथ्स पहनना क्यों प्रेफर्ड है सिंथेटिक के बजाय? डे टू डे लाइफ के एग्जांपल है ना। हम बहुत पसीने में आते हैं और पंखे के सामने खड़े हो जाते हैं, हमें ठंडा क्यों लगता है, अच्छा क्यों लगता है? हाँ, एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत पसीना पसीना हो, बहुत तेज़ पंखा चल रहा है, उसके सामने खड़े हो जाओ, अच्छा लगेगा। किसी बस में आप हो और बहुत गर्मी हो रही है और आपने खिड़की से मुंह बाहर निकाल दिया, वैसे खिड़की से मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए, चोट लग सकती है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपको अच्छा लगता है। हाँ, वाई यू टेम्प्ट टू डू दैट? क्योंकि आपको अच्छा लगता है। हाँ, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मिलते हैं। इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में इस तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स होते हैं। वो मैं आपके नोट्स के साथ भी आपको दे दूंगा, प्रिंटेड फॉर्म में भी दे दूंगा, सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स।
लेकिन हम कल की क्लास में इन सबको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, उसका आंसर कैसे देना चाहिए। फिर आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग से जो भी क्वेश्चन मिलने हैं उसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलो बाकी बातें कल। थैंक यू।